नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। और यह खबर है कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़ी हुई। पहले हरक सिंह रावत, फिर दमयंती रावत की विदाई को लेकर यह विभाग सुर्खियों में रहा, लेकिन अब इसी बोर्ड में भयंकर गड़बड़ी सामने आ गई। पिछले 4 सालों में बोर्ड के खाते में अलग अलग मद में 403 करोड़ रुपए आए, लेकिन इन पैसों की बंदरबाट की बात अब सामने आ गई है। पिछले 2 साल में ही ये 403 करोड़ रुपए खपा दिए गए, खर्च कर दिए गए। करोड़ों के ऐसे सामान खरीद लिए गए जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं था। हालात ये है कि बोर्ड के खाते में सिर्फ 78 करोड़ रुपए ही बचे हैं। इनमें भी 15 करोड़ रुपए वो हैं जिनके ट्रांजैक्शन पर बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रोक लगा दी है। न्यूज 18 के पास इस गड़बड़ी की एक्सक्लूसिव जानकारी है, हर वो कागजात मौजूद हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये 403 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए। बोर्ड की फाइलों के मुताबिक कोरोना काल में 27 करोड़ रुपए की राशन किट बांटने का दावा किया गया है। मजदूरों की बेटियों की शादी पर 71 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 33 करोड़ की सिलाई मशीन तो 33 करोड़ की ही साइकिलें बांट दी गई। 6 करोड़ के कंबल बांटे गए तो इसके दोगुने यानी कि 12 करोड़ रुपए के नैपकिन बांटे गए हैं। इतना ही नहीं, 4 करोड़ रुपए के तो छाते खरीद लिए गए, तो करीब 15 करोड़ रुपए की सोलर लालटेन बांटी गई है, ये दावे किए जा रहे हैं। अब इस मामले में नई सचिव ने विस्तार से जांच की बात कही है। न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 403 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बड़ा घोटाला हुआ है, 2 साल में ही पैसों की बंदरबाट हो गई है। दावे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन इन दावों को सत्य साबित करने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। फाइलों को निकलवा रहे हैं, स्पेशली जो फाइनेंशियल रिलेटेड है उनको निकाला जा रहा है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि पुरानी फाइलों को जहाँ पर है लास्ट में खत्म करके हम नई फाइलिंग शुरू करें, ताकि कल को कोई जांच भी होती है या किसी भी स्तर पे कार्रवाई होती है तो हमारे पास हमारा कार्य न रुके। अब देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जो आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे अब हम पहली प्रायोरिटी है कि फाइनेंस का कोई यहाँ पे बैठना चाहिए जो आज की डेट में नहीं है। और कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और एनजीओ चलाने वाले उनकी बहू से जवाब मांगा है। एक याचिकाकर्ता ने इस गठजोड़ पर सवाल खड़े किए हैं। ये धनराशि इकट्ठा करने में ये बोर्ड विफल रहा है और साथ ही साथ बोर्ड के द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं एक एनजीओ के माध्यम से चलाई जा रही थी, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष के रिलेटिव का एनजीओ था। तो इस पूरे विषय को याचिका में उठाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था। तो हरक सिंह रावत अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या क्या घोटाले हुए बीते 2 साल में। मामले की विस्तार से जांच चल रही है। इधर कांग्रेस से बीजेपी में उन नेताओं पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी ली है जो अब बीजेपी में परेशान होने लगे हैं। टिहरी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। जो लोग अपनी पार्टी को धोखा देकर गए वो भुगत रहे हैं, और अब धोखा देने वालों पर कौन भरोसा करेगा। सीधे सीधे उनका इशारा हरक सिंह रावत की तरफ था। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी हो। जो अपने पार्टी को धोखा दे करके गए तो उन पर कौन भरोसा करेगा। तो उनको वो सब भुगतना पड़ रहा है, लेकिन राज्य की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। यदि मंत्रियों के विभागों में सचिव नहीं होंगे, मंत्रियों में आपस में झगड़ा होगा, मुख्यमंत्री मंत्रियों में संवाद नहीं होगा, तो डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ेगा। तो राज्य भी सफर कर रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर यूसर्क की निदेशक अनिता रावत को अपनी तैनाती के 2 महीने के अंदर ही हटा दिया गया और उनके मूल विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग में ज्वाइन करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब हाईकोर्ट में अनिता रावत की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश कॉलेज में जूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर अनिता रावत की एनओसी की अवधि कुछ वक्त पहले ही खत्म हुई थी। कानूनी दांवपेच में मामला फंसने के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव आर के सुधांशु ने अनिता रावत को मूल विभाग में ज्वाइनिंग का आदेश जारी किया।
अब आपको बता दें कि इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर अनीता रावत को 2017 में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बनाया गया था, लेकिन उनकी योग्यता इसके मुताबिक नहीं थी। नैनीताल हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका पर इसी साल अगस्त में फैसला आया, जिसके तहत उनको अपने पद से हटना पड़ा था। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि कुछ दिनों पहले ही विभाग ने अनीता रावत को एनओसी दे दी थी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि बिना योग्यता के ही आखिर अनीता रावत पर इतनी मेहरबानी क्यों? अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्व फॉरेस्ट चीफ जयराज के विवादों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। अब जयराज के एक और आदेश को रद्द कर दिया गया। वन पंचायतों में प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन का ये मामला, जिसमें डीएफओ वन पंचायतों में कंट्रोलर बना दिए गए थे, अब इस आदेश को शासन ने गलत बताया और रद्द कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह आदेश भी जयराज ने रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले लिया था। इससे पहले जयराज ने रिटायरमेंट से ठीक पहले अंधाधुंध 100 से ज्यादा ट्रांसफर किए थे और इन सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। और अब बात त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट की। बुधवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में 40 निकायों से जुड़े नए क्षेत्र में 10 साल तक भवन कर नहीं लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जो राशि करीब 25 करोड़ 47 लाख के आसपास होगी। तो वहीं 4 धाम में ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था में भी बदलाव का फैसला लिया गया। अब 10 सीटर तक वाहन ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनवा सकेंगे। कैबिनेट में हर ब्लॉक में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाने पर भी मुहर लगी। तो वहीं उत्तराखंड खंडसारी नीति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के हर न्याय पंचायत में एक मधुग्राम बनाने के फैसले पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया गया है। 40 निकायों में थे जो नवीन क्षेत्र थे, तो जो 10 वर्ष तक इन पर भवन कर का बैठेगा लगभग 25 करोड़ 47 लाख बैठेगा, जो आकलन एक किया है। तो ये 10 वर्षों तक हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब राज्य सरकार उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने का कानून बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रम एवं सेवा योजन डिपार्टमेंट की समीक्षा की और इस दौरान ही ये निर्देश जारी किए हैं। उद्योग विभाग को इसकी नियमावली बनाकर कैबिनेट में लाने को कहा गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद कौशल विकास विभाग इसकी मॉनिटरिंग का काम भी करेगा। हालांकि इसे लेकर एनडी तिवारी सरकार ही फैसला कर चुकी थी, लेकिन तब इसे सिर्फ एडवाइजरी के तौर पर ही अपनाया गया था। अब कांग्रेस ने इस फैसले को आंख में धूल झोंकने वाला बताया है। मॉनिटरिंग करना कि 70% रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये कौशल विकास और हमारा संयोजन विभाग इसका मॉनिटरिंग देखेगा कि 70% रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उत्तराखंड के लोगों को इंडस्ट्री में। अब तक ये अनौपचारिकता थी, लेकिन हाँ, अब इस पे कानून बनेगा। ये कानून पहले से है, ये कानून तिवारी सरकार का बनाया हुआ, कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ है। ये किससे मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, मुझको 500 नहीं, 50 नहीं, 5 बड़ी इंडस्ट्रीज का नाम बताएं जो बीजेपी के राज में लगी हो। राज्य स्थापना दिवस को खास बनाने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 नवंबर को गैरसैंण जाएंगे और सरकार कुछ नई सौगात गैरसैंण और प्रदेश की जनता को दे सकती है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ खास मौकों पर गैरसैंण जाने से क्या होगा। इसी साल मार्च में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके मुख्यमंत्री ने सभी को चौंका दिया था और अब राज्य के 20 साल पूरे होने का समारोह गैरसैंण में होगा, जिसमें भविष्य की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि वो एक राजधानी है हमारी और उसी निमित्त हम वहाँ पर जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और भी कार्यक्रम वहाँ पर हो सकते हैं, जिन पर अभी हम निर्णय तो ले चुके हैं, लेकिन कुछ फाइल वर्क बाकी है, तो और भी कुछ घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है और हर खास मौके पर मुख्यमंत्री गैरसैंण जा रहे हैं, फिर चाहे वो 15 अगस्त हो या फिर 9 नवंबर। लेकिन यही बात विपक्ष के समझ नहीं आ रही। कभी 15 अगस्त में झंडा फहरा दें, स्थापना दिवस में गैरसैंण चले जाएं, इससे बात बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा था बड़े यहाँ पर
फ्लैक्स लगे हुए थे कि साहब ऐतिहासिक काम किया। अरे ऐतिहासिक काम क्या किया? अगर आपने झंडा फहरा दिया तो क्या ऐतिहासिक काम है? उसका निर्माण किसने करा ये महत्वपूर्ण है, और वो निर्माण कांग्रेस ने कराया है। अभी भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि 58 विधायकों के साथ अगर वो उत्तराखंड की सर्वमान्य और सारी जनता की मांग राजधानी गैरसैंण को घोषित नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये इस आने जाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी गैरसैंण के विकास को 2022 में बड़ी उपलब्धि बताकर सियासत को साधना चाहती है, तो वहीं विपक्ष ये कहकर सरकार को घेरने में लगा है कि सिर्फ खास मौकों पर गैरसैंण जाने से क्या हासिल होगा। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह का टिहरी के डोबरा चांठी पहुंचने पर विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने हंगामा काटा, उनका विरोध किया है। रोला कोट के ग्रामीणों ने विरोध किया और कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाए। हरीश रावत पर सत्ता रहते ग्रामीणों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस बीच हरीश रावत के काफिलों को रोकने की ग्रामीणों ने कोशिश की। पुलिस और ग्रामीणों के बीच भारी धक्का मुक्की भी हो गई जब पुलिस के लोगों ने ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की। डोबरा चांठी पुल और इस पुल के निर्माण का क्रेडिट कांग्रेस लेने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन ये वो लोग हैं जो पुल निर्माण की वजह से विस्थापित हुए, लेकिन मुआवजे की राशि नहीं मिली और जिस वजह से ही हरीश रावत का ये यहाँ पर विरोध कर रहे थे। तो चांठी में कांग्रेस द्वारा डोबरा चांठी पुल निर्माण में संघर्ष करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि हमारी सरकार में पुल स्वीकृत हुआ था और निर्माण काम भी शुरू हुआ था। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि सब काम कांग्रेस ने किया तो कैसे बीजेपी इसका क्रेडिट ले सकती है। 50% पर 50% राज्य सरकार, 50% टीएसडीसी देगी। हम इसका निर्माण करेंगे। कालांतर में टीएसडीसी ने पैसा देने से, भारत सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। फिर मैंने नाबार्ड से कर्ज ले करके ये पैसे की पूर्ति की। पुल बन गया है तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं, भाई इस पुल का जो है उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा, ये तो बताना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आज श्रेय की बात नहीं, आज प्रताप नगर की जनता इस बात को जानती है। इस पुल के निर्माण में अहम योगदान जो है कांग्रेस का रहा है और कांग्रेस के कार्यकाल में ये पुल बन पाए। डोबरा चांठी पुल पर सियासत जारी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेमतलब की बात कर रही है। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि उत्तराखंड राज्य बीजेपी ने बनाया, इस पर कांग्रेस क्या कहेगी। इसी से सारी चीजें तय होंगी कि हमसे पहले वो सत्ता में थे इसलिए उन्होंने बनाया, तो राज्य तो हमने बनाया, फिर तो सब कुछ हमारा जो भी किया है, फिर किसी और सरकार को सर कहां से जाएगा। तो डोबरा चांठी पुल निर्माण की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के शासन में और खत्म हुआ पुल बनकर तैयार हुआ है बीजेपी के शासन में। जाहिर सी बात है फीता काटने और फोटो खिंचवाने की ये लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है। और अब चलिए आज का कोरोना अपडेट क्या है ये आपको बता देते हैं। आज कोरोना के 388 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की कोरोना की वजह से जान चली गई। कोरोना के कुल केसेस अब 63,500 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3800 के करीब है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पंच केदारों में से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज विधि विधान के साथ सुबह 11:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद बाबा की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना हो गई। आज डोली चोपता में विश्राम करेगी और फिर कल सुबह अपने शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचेगी, जहां 6 महीने तक बाबा की पूजा अर्चना की जाएगी। इस साल बाबा तुंगनाथ में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उधर केदारनाथ में बीते रोज हुई 3 घंटे की भारी बर्फबारी के दौरान भी हेली सेवा जारी रही। भारी बर्फबारी के बीच ही हेली कंपनियां तीर्थयात्रियों को बाबा के धाम पहुंचाते रहे। ये वीडियो मंगलवार का है, देखिए जरा। जब केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही थी तो भारी बर्फबारी के बीच ही हेलीकॉप्टर से कई श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। कुछ श्रद्धालुओं को लेकर वापसी भी हुई। बर्फबारी में हेलीकॉप्टर चलने का ये दृश्य बड़ा ही सुंदर है और साथ ही देखिए पूरे एहतियात के साथ बर्फबारी के बीच हेली सेवा यहां जारी है।
उधर पौड़ी जिले के एक स्कूल में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां स्कूल में बच्चों के बजाय कोरोना संक्रमित कैदी हैं, तो बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल लापरवाही का ये मामला राजकीय इंटर कॉलेज ओजली का है। जेलर की रिपोर्ट पर प्रशासन ने कैदियों के लिए कोरोना प्रिवेंशन डिटेंशन सेंटर बनाया, लेकिन स्कूल खुलने के बाद ना तो जेल ना ही स्थानीय प्रशासन को इसकी याद रही। हैरानी की बात यह है कि प्रधानाचार्य द्वारा लिखित में दिए जाने के बावजूद भी इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। अब प्रशासन का कहना है कि जल्द ही कैदियों को स्कूल से हटाया जाएगा। तो जैसे डर रहे उनके गार्जियन बहुत ज़्यादा जो है भयभीत हैं कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव कैदी रखे हुए हैं, और हमारे जितने कक्ष थे वो सब उनके कब्जे में उन्होंने अधिकृत कर रखे हैं। फील्ड में खुले में जो है अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। कोविड प्रिवेंटिव डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है जेलर की रिपोर्ट के आधार पे, तो हमें प्रिंसिपल साहब का लेटर मिल गया। क्योंकि अब स्कूल खुल गई है तो हमने उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था वहीं पर खोज दिया है। तो तत्काल जो भी कैदी वहाँ पर रह रहे हैं उनको तत्काल शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि संक्रमण की स्थिति वहाँ पर इंटर कॉलेज में बच्चों के साथ ना रहे। तो इसमें व्यवस्था की जा रही है। तो लापरवाही की हद है। स्कूल के अंदर कैदी, वो भी कोरोना संक्रमित, और बाहर परिसर में बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अब कार्रवाई की बात हो रही है जरूर। इधर अल्मोड़ा जिले के जौरासी के पास जानल देघाट सड़क पर एक 6 महीने के गुलदार का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि शावक की मौत किसी वाहन के टक्कर की वजह से हुई होगी या पहाड़ से गिरकर हुई है। खबर नैनीताल से, जहां पर शोभन सिंह जीना अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति एनएस भंडारी की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर अब कुलपति एनएस भंडारी को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि कुलपति की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों को दरकिनार किया गया। याचिका में कहा गया कि यूजीसी नियमावली में कुलपति नियुक्त होने के लिए 10 साल का प्रोफेसर होने का अनुभव जरूरी है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।